यहीं पे संभल में कल्कि अवतार होना है भगवान विष्णु का, और इसी जगह होना है, और यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता है। कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन पास किया एएसआई एक्ट 1904 में, और ये जो मॉन्यूमेंट है ये नोटिफाइड हुआ है 22/12/1920 को, ये जो नोटिफिकेशन हुआ था, और इसमें संभल जो है वो इस नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर 250 में फॉल करता है। सवाल तब क्यों नहीं पूछे जाते जब सिद्धिविनायक मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, जब सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, जब ज्ञानव्यापी को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, कृष्ण जन्मभूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, राम मंदिर के जो केस है उसमें उसको वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है। आप सभी को नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके बीच आया हूं। मैं विष्णु शंकर जैन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, और अभी कल जो कि 19 नवंबर 2024 को हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ चंदौसी में एक याचिका दायर की है, और याचिका में बात कही है कि जहां पे भगवान कल्कि का अवतार होना है वहां पे एक मंदिर का निर्माण हुआ था जिसे हम लोग हरिहर मंदिर के नाम से जानते थे, और विष्णु जी और शिव जी दोनों का यहाँ पे प्राकट्य मिला था, इसलिए इसको हरिहर मंदिर के रूप में बनाया गया था, स्थापित किया गया था। और एक क्रूर आक्रांता बाबर ने 1529 में इस मंदिर का विध्वंस किया था। अब अपनी बात को साबित करने के लिए मैं जो बाबरनामा जो उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन है उसका पेज नंबर 687 पे इस मंदिर के बारे में क्या लिखा हुआ है वो आपको एग्जैक्ट कोड करके बता रहा हूँ। ये बाबरनामा का एक्सट्रैक्ट है 1529 का, 10 जुलाई 1529 का। उसने बाबर ने अपनी डायरी में क्या लिखा है वो आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। कोट एंड कोट, हिंदू बेग क्यूचिन had been Humayun's retainer in 1932 Hijri and had taken possession of Sambhal from him. Hence, as it seems he was while escorting the ladies from Kabul to go to Sambhal. He seems to have gone before waiting to Babar, probably not coming into Agra till now. It may be noted here that in 1933 Hijri, he transformed a Hindu temple into a mosque Sambhal. It was done by Babar's orders, and it's commemorated by an inscription still existing on the mosque, one seeming not to be of its own composition, judging by its praise of himself. ये बाबरनामा का एक्सट्रैक्ट है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक मंदिर को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट किया गया, और वहाँ पे बाबर ने अपने नाम का वहाँ पे पत्थर भी लगवाया जिसमें उसने अपनी बढ़ाई और अपनी तारीफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने पढ़ के बताना चाहता हूँ। ये अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है जो अकबर के कोर्ट मास्टर थे 1589 से 1600 के दशक में, और इसके पेज नंबर 281 पे इस किताब में क्या लिखा हुआ है वो आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। कोट एंड कोट, देयर इज अ गेम इन प्लेंटी इन द सरकार ऑफ संभल वेयर द राइनोसोरस इज फाउंड. इट इज एन एनिमल लाइक अ स्मॉल एलिफेंट विदाउट अ ट्रंक एंड हैविंग अ हॉर्न ऑन इट्स स्नाउट विद विच इट अटैक्स एनिमल्स. From its skin, shields are made, and from the horn, finger guards for bow strings, string and the like. In the city of Sambhal is a temple called Hari Mandal, temple of Vishnu, belonging to a Brahman, from among whose descendants the 10th avatar will appear in this spot. Hansi is an ancient, the resting place of Jamal, the successor of Sheikh Farid is Shakar Ganj. ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि अबुल फजल ने लिखा है कि यहीं पे संभल में कल्कि अवतार होना है भगवान विष्णु का, और इसी जगह होना है, और यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एएसआई ने, जनरल कनिंगम ने जो डायरेक्टर थे एएसआई के, उन्होंने 1874 और 1875 में यहाँ पे सर्वेक्षण किया था, और उस सर्वेक्षण में उन्होंने जो चीज़ें पाई वो हमने सूट में अराउंड 14 पॉइंटर्स के रूप में लगाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो पॉइंटर नंबर 11 है, द वॉल्स ऑफ दी, जो कनिंगम साहब ने अपनी रिपोर्ट में पाया उसको कोट करके बता रहा हूँ। द वॉल्स ऑफ द सेंट्रल स्क्वायर हिंदू टेम्पल अपीयर टू हैव बीन बिल्ट विद लार्ज ब्रिक्स सीज्ड विद स्टोन, बट द प्लास्टर विद विच द मोहम्मडन्स हैव कोटेड द वॉल्स कंसील्स द मटीरियल ऑफ विच दे आर मेड। मतलब कनिंगम साहब ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो
पत्थर लगे हुए, वो हिंदू मंदिर के पत्थर है, और उसको प्लास्टर से कंसील करने के लिए वहां पे प्लास्टर लगा के उसके ऊपर पेंटिंग की गई है। आई कैन, उसके बाद आगे, आई कैन ओनली से दैट ऑन एग्जामिनिंग सेवरल स्पॉट्स वेयर द प्लास्टर वॉज ब्रोकन, आई फाउंड दैट इन सम प्लेसेस स्टोन वॉज एक्सपोज्ड, आई बिलीव दैट द मोहम्मडन्स स्ट्रिप्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोन especially such as bore traces of Hinduism and made a pavement of the stones, turning the sculptures downwards. I observed traces which show that the walls had once been much thicker when the stone carving was on. Underneath the outer steps of the outer court, I dug out some fragments of sculpture in reddish sandstone, one of which was upper portion of fluted pillar. इस तरह से बहुत सारी फाइंडिंग्स दी हैं। एक और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग पढ़ के बताना चाहता हूं। द डोम इज बिल्ट ऑफ ब्रिक and it is said to have been rebuilt as it is now by famous Prithvi Raja, who appears to have been a great benefactor to Sambhal. The circular dome stands upon an octagon and the octagon upon a square. तो किस तरह से वहाँ मंदिर की संरचना थी, किस तरह से उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया 1874-1875 में जब डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI कनिंगम साहब ने इसका सर्वेक्षण किया था, तो ये सारी बातें उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में लिखी हैं। अब जो इस केस का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, वो ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन पास किया ASI एक्ट 1904 में, और ये जो मॉन्यूमेंट है ये नोटिफाइड हुआ है 22/12/1920 को, ये जो नोटिफिकेशन हुआ था, और इसमें संभल जो है वो इस नोटिफिकेशन में सीरियल नंबर 250 में फॉल करता है। अब सवाल यह है, मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है इस पूरे देश में जहां पे ASI ही नहीं जा सकती है। यह एक बड़ा अजब और गजब मामला है कि जहां पे ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है पर ASI कब्जे में नहीं है, और इसीलिए हमने केस फाइल किया है और मांग की है कि ये तथाकथित जो मस्जिद एलिज्ड मॉस्क है इसको ASI अपने कब्जे में ले, और ASI के कब्जा होने के बाद यहाँ पे क्या धार्मिक स्वरूप है इसका, उसके बाद वो निर्णय लिया जाएगा। पर इस समय मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी मॉन्यूमेंट है इस देश में, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो किला हो, जो ASI नोटिफाइड है और ASI को उस जगह का कब्जा नहीं मिला हुआ है, ASI द्वारा वो संरक्षित नहीं है। नाम के लिए पेपर पे तो संरक्षित है पर ग्राउंड पे वहां पे कोई और है। तो ये बहुत ही एक सीरियस मैटर है, और इन सारी बातों को लेके हमने कल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी, और संभल जिला उन्हीं के अंडर आता है चंदौसी में, सिविल कोर्ट की चंदौसी के सिविल कोर्ट में, वहाँ पे हमने एक सिविल सूट फाइल किया। माननीय न्यायालय ने हमारी बातों को सुनने के बाद वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की, और एडवोकेट कमिश्नर को ये आदेश किया कि वहाँ पे वो सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण करे। कल एडवोकेट कमिश्नर ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में जिला प्रशासन को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इन्फॉर्मेशन दी कि कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस होनी है, और कल संभल जिले में इस तथाकथित मस्जिद में शाम के करीब 6-6:30 बजे हम 4-5 वकील वहाँ पे एडवोकेट कमीशन के सर्वे के लिए पहुँचे। स्थिति बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही सेंसिटिव थी, बहुत ही भयानक थी। भारी मात्रा में वहाँ पे एक समुदाय के लोग जुटे हुए थे, और काफ़ी हद तक वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। इन सारे डिस्टर्बेंस के बीच कमीशन की कार्रवाई थोड़ी बहुत वहाँ पे हो पाई, करीब 1-1.5 घंटे का कमीशन हुआ, और अभी इसमें फीचर्स की और स्टडी करनी है इस पूरे स्ट्रक्चर की, और सारे इसमें कमीशन की कार्रवाई होनी है। इसके लिए अब आगे एडवोकेट कमिश्नर महोदय कोई तारीख नियुक्त करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि क्या जो हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है पुराणों में, जहाँ पे 10 अवतार में से आखिरी अवतार कल्कि अवतार होना है, और जो ASI प्रोटेक्टेड एरिया है, क्या वहाँ पे ASI को भी जाने का हक नहीं है? और क्या अगर इसके लिए लीगल लड़ाई लड़ी जा रही है तो क्या वो लीगल लड़ाई गलत है? आज मैं पूछना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि देश के अलग अलग जगहों को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा रहा है, तब ये देश चुप क्यों है? आज सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं कि आप लोग एक सुनियोजित कॉन्स्पिरेसी के तहत केसेस फाइल कर रहे हैं। सवाल तब क्यों नहीं पूछे जाते हैं जब सिद्धिविनायक मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाता है, जब सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, जब ज्ञान व्यापी को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, कृष्ण जन्मभूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है,
राम मंदिर के जो केस है उसमें उसको वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, बीजा मंडल जो ग्वालियर में उसको वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, तब इस देश के किसी भी बुद्धिजीवी को क्या उसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं लगती है? और एक जो हम लंबी न्यायालयीन संघर्ष करने जा रहे हैं, और काफी ऐसा नहीं कि हम किसी को घोषित कर देंगे और कब्जा कर लेंगे, एक बहुत लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी और समुद्र से गुजरना पड़ेगा और अपनी बातों को तर्क और तथ्यों के आधार पे उसको स्थापित करना पड़ेगा। और अगर वो शुरुआत भी कर रहे हैं तो शुरुआत करने में उसको बोला जाता है कि कॉन्स्पिरेसी है। तो मुझे लगता है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। हम लोग अपना एक राइट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं जो संविधान ने हमें दिया हुआ है, और ये ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा और प्रश्न आएगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जगह बार्ड है, ये केस चल ही नहीं सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जो एएसआई संरक्षित इमारत होंगे वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। इसलिए कोर्ट, सिविल कोर्ट में ये केस सिविल कोर्ट में चल सकता है और आगे कमीशन की कार्रवाई न्यायपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही कल 19 नवंबर 2024 को बहुत सूझबूझ दिखाई और काफ़ी हद तक जितना कॉपरेशन हो सकता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने किया, और मैं उम्मीद रखूंगा कि आगे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में काम करेगा। धन्यवाद।